बात करते हैं ब्रिजिंग द गैप्स बिटवीन व्हाट यू हैव एंड व्हाट एग्जाम रिक्वायर्ड। इस गैप को हम फिल करेंगे। साथ में सेल्फ स्टडी वर्सेस क्लासेस की बात करेंगे कि आपको खुद से पढ़ना चाहिए या फिर आपको क्लास लेनी चाहिए। थर्ड आते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग, इंपॉर्टेंट बुक्स और मॉक टेस्ट की बात करेंगे इस सेशन में कि सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे प्लान करें, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसकी बात करने जा रहे हैं। वर्क ऑन योर वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है, किस वजह से एग्जाम नहीं निकलता है, हम उसकी भी बात करने जा रहे हैं। चलिए, तो इन सभी चीज़ों की बात करने जा रहे हैं। ये 100 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं जो कि ब्रिजिंग द गैप है। वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन से मतलब डेफिनेटली वेल प्लानिंग से है। तो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो गई तो आप समझो आधी जीत आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इस जगह पे गलती करते हैं, बाद में चल के आप जो जब टाइम गुजर जाता है तब आप सोचते हैं। मैं आपको एक चीज का बेट कर सकता हूं, इस सेशन में मैं जितनी भी चीजें बताने जा रहा हूं अगर आप उसको फॉलो करोगे, ब्लाइंडली फॉलो करोगे, अच्छे से फॉलो करोगे, 100% फॉलो करोगे, 100 नहीं तो 90% भी अगर फॉलो करोगे तो आपका सीजीएल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका सीजीएल एग्जाम इस बार क्वालिफाई कर जाएगा। अगर आप नहीं हुआ ना, आपने 90% फॉलो किया और नहीं हुआ तो आप मुझे जो चाहे सो कह देना। आप कहना कि टीचिंग छोड़ दो सर, आपने कहा था, मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन ट्रस्ट मी आपका हो जाएगा। बस आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है, समझ के फॉलो करना है, ब्लाइंडली क्या करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्री टेस्ट की बात करते हैं। ये प्री टेस्ट क्या है बच्चे, ये इस प्री टेस्ट में क्या है? प्री टेस्ट का मतलब है आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे एक एक नहीं, आपको 5 टेस्ट पहले लगाने चाहिए। ठीक है, 5 टेस्ट लगाने चाहिए। ये 5 टेस्ट जो है ना वो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू बेस्ड होने चाहिए, जिसको आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। मतलब होता है ना पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आप पहले से सॉल्व किए रहते हैं, तो जो रिजल्ट दिखता है ना वो हाइपोथेटिकली ऊपर दिख जाता है, जबकि ओरिजिनल अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो रिजल्ट आपका स्कोर कम दिखेगा। तो सबसे पहला काम करना है, वैसे 5 टेस्ट को पिक कीजिए सीजीएल के जो आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए। 2022 के टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसा टेस्ट, या अगर सीजीएल का नहीं है तो आप प्री की जगह आप मतलब दूसरा सीएचएसएल का देख लीजिए जो अभी आया है। 5 टेस्ट लगाइए और इस 5 टेस्ट में अपने आप को देखिए कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है, आपका स्कोर क्या है। अब यहाँ स्कोर को इंटरप्रेट करने का तरीका मैं अगले स्लाइड में बताने वाला हूँ, पहले आगे बढ़ते हैं। आप जब टेस्ट लगाएंगे तो आपको क्या करना है, वो टॉपिक आइडेंटिफाई करना है जिसमें आप वीक हो। ठीक है, वीक टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। समझना है कि ये चैप्टर, जैसे कि आप सपोज करो मैथ में ना आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं बना, तो आप समझ गए ना भाई ट्रिग्नोमेट्री मेरा वीक है। या फिर आपने जब जीएस अटेम्प्ट कर रहे तो हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन थे, आपसे हुए ही नहीं एक भी, तो आप समझ गए हिस्ट्री वीक है। तो आप टॉपिक, और रैदर आप टॉपिक से भी ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट्स कह सकते हो कि वीक टॉपिक या वीक सब्जेक्ट समझने की कोशिश करो कि कहाँ पर आप फंस रहे हो, उनको जॉट डाउन कर लो 5 टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद। ठीक है, अटेम्प्ट करने के बाद जब आप अपना स्कोर देखो, जब आप देखो कि कौन कौन सा नहीं हुआ या किस में गलती हुई, और तुक्केबाजी बिल्कुल मत करना। तो गलती का तो संभावना तभी है ना जब आपको नहीं आता हो और तुक्का करेंगे। ठीक है, तो मिस हो गया हो, चलो ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं रिवीजन की वजह से, तो उसका छोड़ देना, लेकिन एक लिस्ट बना लेना एक टॉपिक का, एक सब्जेक्ट्स का कि कहाँ कहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता है। और फिर क्या करना, अपना जो है ना, ये जब लिस्ट तैयार हो जाए तो एक लिस्ट आपको और बनानी है। वो लिस्ट है आपके अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की। ठीक है, आपके अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की लिस्ट बनानी है। जैसे कि मेरा स्ट्रेंथ है कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 दिन पढ़ लूंगा तो अच्छा कर लूंगा, सपोज करो। ट्रिग्नोमेट्री मेरा वीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री चलो जी मैंने इतना 11th 12th वगैरह में मैथ रहा है और इतना अच्छे से पढ़ा है कि चलो 2 दिन 3 दिन पढ़ लूंगा तो हो जाएगा। इस तरह से आप सोचेंगे। या फिर हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं नहीं ट्रिग्नोमेट्री मेरे से नहीं होगा, चलो जी लेकिन हिस्ट्री में रिवाइज करके हिस्ट्री जल्दी कवर कर सकता हूँ। तो एक ऑर्डर की लिस्ट बनाओ, एक स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए कि सबसे पहले टेस्ट देना। आपकी वीडियो लेट स्टार्ट हुई, हाँ बिल्कुल, टेस्ट दे करके अभी आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो कि आपका पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर को अपने वीक और जो इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है उसको, वीकनेस और स्ट्रेंथ, उसको आपको लिस्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ से इंटरप्रेट करना है आपको। इंटरप्रेट करना अपने स्कोर को कैसे इंटरप्रेट करेंगे जब आपका स्कोर आता है, जब आप 5 टेस्ट दे देते हैं
और इस आपका स्कोर 70 से कहीं भी कम होता है, ठीक है, 70 से कम स्कोर है, सपोज करो आपका स्कोर जो आया वो 70 से कम है, तो अगर आपका 70 से कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप 200 में से, ये 70 किस में से याद रखना, 70 आउट ऑफ 200 मार्क्स की बात कर रहा हूं, तो 200 में अगर आपका स्कोर 70 से कम है बच्चे, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी ऑफलाइन क्लास लेने के लिए, जहां पर भी अच्छे से पढ़ाया जाता हो, आपको सजेस्ट करूंगा ऑफलाइन क्लास लेने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देंगे, ठीक है, ऑफलाइन सेशन आपको आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अब आते हैं बात, अगर सपोज करो आपका जो स्कोर है वो 70 से कहीं 100 है, 70 से कहीं, यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन क्लास के लिए भी मना करूंगा, यहाँ पर मैं मना करूंगा कि आप ऑनलाइन क्लास लेके आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंडिविजुअल पढ़ने के लिए, मैथ का कोई स्पेशलिस्ट है तो मैथ पढ़ लीजिए, इंग्लिश का स्पेशलिस्ट है तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, रीजनिंग का स्पेशलिस्ट है तो रीजनिंग पढ़ लीजिए, जीएस का स्पेशलिस्ट है तो जीएस पढ़ लीजिए। अगर आपका स्कोर 70 से कहीं भी कम होता है तो आपको इंडिविजुअल जाने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर सपोज करो आप अवेलेबल ही नहीं है, आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ले सकते हो ऑफलाइन क्लास, तो फिर आप ऑनलाइन जाना, और ऑनलाइन भी आप स्पेशलिस्ट के पास जाना, कंबाइंड वाले में मत जाना, फीस बचाने के चक्कर में कंबाइंड में मत जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं अगर आपका स्कोर सपोज करो 70 से लेकर के कहीं भी आपका 100 के बीच में है, 70 से आप 100 आज की डेट में ला रहे हो, 70 से 100 अगर आपकी आज की डेट में ला रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा आप फिर क्या करो, फिर आप कुछ जहां पर वीक सब्जेक्ट है ना, हो सकता है आपका जीएस वीक हो, या हो सकता है आपका इंग्लिश वीक हो सकता है आपका मैथ वीक हो, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप क्या करो, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट्स का, आप उस सब्जेक्ट्स का जो है ना, जो सब्जेक्ट्स वीक है आपका, ये उसकी क्लास केवल ले सकते हो, ठीक है, केवल उसकी क्लास ले सकते हो, और ये क्लास प्रीफरेबली ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रीफरेबली ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप 70 से 100 हो तो आप एक डिसेंट रन में हो, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करके पहुँचना है, तो आपकी जो क्लास होनी चाहिए वो सारी सब्जेक्ट्स की नहीं होनी चाहिए, पहली बात, और कोशिश ये नहीं कि पूरा फुल घुस गए पूरे क्लास के लिए लेने लगे, ऐसा नहीं, टाइम खराब मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगर आपका स्कोर 100 प्लस है, सपोज करो आपका स्कोर 100 से ज्यादा है, आपको कोई भी क्लास की जरूरत नहीं है, नो क्लास, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की जरूरत है। कभी कभी कुछ टॉपिक आपने आइडेंटिफाई कर लोगे, जैसे कि रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स आपके आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि रीजनिंग में पेपर कटिंग आपको नहीं आता, पेपर होल्डिंग नहीं आता, या फिर मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है, या फिर आपको इंग्लिश में सपोज करो कुछ ऐसे टॉपिक हैं ग्रामर के एक्टिव पैसिव नहीं आते हैं, तो इस तरह से जो है ना, कुछ अगर कोई ऐसा टॉपिक आइडेंटिफाई हो जाता है तो आप केवल वो टॉपिक जो है ना आप करोगे, ठीक है, कब, जब आप 100 डेज में, और वो भी प्रीफरेबली ऑनलाइन ही कर लोगे यूट्यूब से, मतलब मैं इसमें आपको वाईटी की हेल्प लेने कहूंगा यूट्यूब की, आप तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं ज्वाइन करने की जरूरत है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करना है या पेड क्लास लेना है, ये डिपेंड करता है आपके वो जो 5 टेस्ट आपने दिए हैं उसके स्कोर पे, उसके एवरेज स्कोर पे, ठीक है। चलिए, जब आप 100 से ऊपर हो तो आप कुछ एप्लीकेशन की मदद ले सकते हो, कुछ ऐसे ऐप आते हैं जो आपका स्पीड इन्हांस कर देते हैं, या मॉक टेस्ट ऐसे आते हैं जिससे स्पीड इन्हांस हो जाता है, और यहाँ पर आपको काफ़ी काम आता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब देखो सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग की बात करते हैं हम, मैथ, सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं, ध्यान देंगे, मैथ्स की बात करते हैं, देखेंगे। अब मैथ्स में देखो 2 तरह का स्कोर हम टारगेट कर सकते हैं, या तो 35 आउट ऑफ 50 या फिर 45 आउट ऑफ 50। यूजुअल जो स्ट्रेंथ स्टूडेंट का नज़र आता है, वो कुछ बच्चे जो इंग्लिश में वीक होते हैं वो मैथ में अच्छे होते हैं, और कुछ बच्चे जो मैथ में वीक होते हैं वो इंग्लिश में अच्छे होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको चाहूंगा कि आपको समझना है कि मैथ में आप अच्छे हो, आपका मैथ जो है ना बेस्ट पार्ट है या वीक पार्ट है, ये समझना। अगर सपोज करो वीक पार्ट है, मैथ में आप अच्छे नहीं हो, तो आपका टारगेट ही हो जाना चाहिए 35, और अगर आप अच्छे हो, बेस्ट पार्ट है, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए 45। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि आप 100 डेज में ही सीजे निकाल सकते हो,
इस चीज को बस फॉलो करना शुरू करो। मैथ को 3 पार्ट में हम बांटते हैं, अर्थमेटिक, ठीक है, एडवांस मैथ और डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई में बांट देते हैं। आप जो भी 35 या 45 टारगेट कर रहे हो डिपेंड करता है आपका जो आज का सिचुएशन है उसके ऊपर। अब देखो क्या होगा मैथ में, मैं अर्थमेटिक में कहूंगा, अर्थमेटिक ना कैलकुलेटिव होने वाला है, ठीक है, कैलकुलेटिव होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। जो अर्थमेटिक है वो कैलकुलेशन प्ले करेगा, मतलब कैलकुलेटिव होगा क्वेश्चन, इसका लेंदी होगा, डेटा थोड़ा सा ऐसा होगा, अटपटा टाइप का होगा, जिसको कैलकुलेशन करने में टाइम होगा, लगेगा। तो आपको अर्थमेटिक के लिए स्पेशली मैं कहूँगा थोड़े से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने चाहिए। इसमें मेरी क्लास भी आपको हेल्प कर सकती है, ये जो कैलकुलेशन वाली क्लास होती है, जो अब टाइम चेंज हो गया 7:30, ये भी आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। साथ में अगर ये नहीं भी करते तो आप कुछ एप्लीकेशन वगैरह का हेल्प ले सकते हैं जहाँ से कैलकुलेशन करें, लेकिन कैलकुलेशन करना जरूरी होगा, उसको स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज पेपर आपको तंग करेगा, परेशान करेगा। जब आप फाइनली एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार प्रॉब्लम कर रहा है। साथ में यहाँ पर मैं आपको एक अपने तरफ से आपको जो एक वो कराने वाला हूँ, मैं 2022 और 23 के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं ना एग्जाम के, 2022 और 23 में एक जो एग्जाम रिसेंट हुए हैं, कुछ एग्जाम्स 21 के भी, ये सारे क्वेश्चंस को एक्यूमुलेट करके आपको सॉल्व कराऊंगा। तो लगभग अर्थमेटिक के 1000 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आप मेरे से करिए, किसी दूसरे टीचर से कीजिए, या आप खुद से सॉल्व कीजिए, लेकिन आप जरूर कर लीजिएगा 22, 23 और मतलब 21, कम से कम 21 के कुछ पार्ट, हाफ पार्ट, और 23 के जो फर्स्ट हाफ पार्ट है, और 22 के कंप्लीट, मतलब 2 साल के क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स के आए हुए हैं, जो भी एग्जाम्स अभी हुए हैं रिसेंटली, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, सभी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन खास करके सारे कर लेने हैं। अब एडवांस मैथ की बात करते हैं, और यहाँ पर एक बात कहूंगा, मैथ मिरर बुक्स की चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान देंगे इस जगह पे आपको मैथ्स मिरर बुक का कॉन्सेप्ट काम आएगा। आप में से जिस बच्चे के पास है अच्छी बात है, नहीं है तो कहीं से भी अरेंज कर लीजिए, एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट अरेंज कर लीजिए, क्वेश्चन वाला छोड़ भी दीजिए। तो आप ना वहाँ से कॉन्सेप्ट आप करके रखेंगे तो आपका जो है ना कॉन्सेप्चुअली आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलिए आते हैं एडवांस मैथ पे। यहाँ पे मैं कहूँगा PYQ बेस्ड हो जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा एडवांस मैथ में रिसर्च करके क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत डिफिकल्ट मत कीजिएगा। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपनी क्लास को मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस डाल के दिखाते हैं। बट मैं आपको कहूँगा इन सबसे बचिए, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है, ना एक दूसरे से लड़ने से आप लोग मजे लेते हो, आप लोग का काम मजे लेना, ठीक है। और न ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिखाने के लिए, शो ऑफ करने से होने वाला है, ठीक है। दिखाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाए जा सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम का टाइम है तो आप PYQ पर फोकस कीजिए। और मेरे तरफ से आपको यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस जो रिसेंट में हुए हैं उन सब का सोल्यूशंस कराया जाएगा। तो यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। अगर नहीं आप वो सेशन लेते हैं तो आप अपने तरफ से भी रिसेंट के नहीं, इसमें तो सारे कर लीजिए, ठीक है। एक बात और कर लेंगे, कई बार करेंगे, ठीक है, कई बार करेंगे। ये जो 1000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, बार बार करेंगे, लास्ट मोमेंट पे भी करेंगे, मतलब ऐसा एग्जाम तक जाते जाते कम से कम 4 या 5 बार आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इससे क्या होता है, ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे, तो इससे ना आपका बार बार करने से ना वहां पर लगने वाला जो टाइम है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, वो बहुत ही कम हो जाता है, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, DI में मुझे फिर से लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, और DI का लेवल भी चेंज हो सकता है। तो DI के लगभग 200 क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा। अगर आप खुद से करते हैं तो आप IBPS के जितने भी रिसेंट क्वेश्चन है ना, क्लर्क के, स्पेशली क्लर्क के, PO के मत लेना, IBPS के और SSC के PYQ, SSC के PYQ, इन दोनों एग्जाम्स के, IBPS के RRB जो RRB के होते हैं या SBI के, इन सब के जो क्लर्क मतलब बैंकिंग एग्जाम्स के क्लर्क के जितने क्वेश्चंस हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के, वो सॉल्व कर लो, और साथ में SSC का सॉल्व कर लो। इतना कर लो तो काम हो जाएगा। ध्यान रखना वैरायटी वाइज सारे कर लेना। लगभग 200 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, तो मैं 1000 और 200 2200 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों को इन तीनों से कराने वाला हूँ। आप अपने से भी कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, और दूसरे टीचर से भी कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश फिर से अगर आपका यूजुअली इंग्लिश 2 कैटेगरी में गिरता है। अगर इंग्लिश में आप अच्छे हो तो आपका टारगेट 45 होगा, और 45 होगा आउट ऑफ 50, और अगर इंग्लिश में अच्छे नहीं हो तो 30 होगा आउट ऑफ 50। ये दोनों टारगेट में से कोई भी एक टारगेट कर सकते हो, बशर्ते कि आपका आज का प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है, आप आज कैसे हो। आज के सेशन को देखते हुए
आज जो टेस्ट 5 दिया उसको देखते हुए आप प्लानिंग करना। चलिए, तो इंग्लिश को भी हमने 3 पार्ट में बांटा है, वोकेब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। आप जानते हैं वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के लिए, कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चंस ज़्यादा पोर्शन में ले जाते हैं और ये करना भी आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप अगर इस पर भी फोकस कर देते हो, अगर वीक हो, तो आपका 30 स्कोर कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, तो वोकेब में क्या करना है बच्चे, 2-3 बुक्स है, याद रखेंगे 2-3 बुक्स है। एक तो वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी, ये जितने वोकेब की बुक बेचते हैं ना, ये सब यही इसी बुक का कॉपी करके बेचते हैं। ठीक है, और एक है एससी हार्डविक। ठीक है, एससी हार्डविक, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में एसएससी में या इस तरह के जिस भी एग्जाम्स में, यही 2 बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यही 2 बुक से, एससी हार्डविक तो वॉल्यूम बाई जाती है पतली पतली। ठीक है, तो उसके कई सारे वॉल्यूम है, मल्टीपल वॉल्यूम है, अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा या फिर कहीं से भी ले लीजिएगा। और ये जो है वर्ड पावर मेडी जी, ये भी बहुत सस्ते से बुक है। ये यही बुक से वर्ड्स पूछे जाते हैं। इसमें 45 करीब वो होंगे या 60 सेशन होंगे, अगर अभी चेंज नहीं हुआ हो तो हर दिन का एक सेशन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, हर दिन एक सेशन कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आपको वर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना पक्का है, अगर आपने इन दोनों को कवर कर लिया तो। ठीक है, इसके साथ में अभी बहुत सारी बुक्स मार्केट में जिसमें इमेज लगाकर, पिक्चर लगाकर भी समझाते हैं, वो भी बुक्स हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। याद रखेंगे, टारगेट आपका होगा डेली बेसिस पर 20 वर्ड्स याद करना। ठीक है, 20 वर्ड्स याद करना, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना और 10 फ्रेजेस याद करना। ठीक है, 10 फ्रेजेस याद करना। तो ये आपको, ये मतलब कुल मिला के आपको जो है ना 20 10 और 10 मतलब 40 डेली याद करने, 40 आपको डेली याद करना है। 100 दिन में अगर याद करोगे और 40 याद करोगे तो 4000 होता है, एनफ वर्ड है एक्चुअल में। 4000 वर्ड जिसने कर लिया अच्छे वाले, वो कोई भी एग्जाम में उसके वर्ड नहीं रुकेंगे, किसी भी एग्जाम में, मतलब जो भी इधर का एग्जाम होता है सभी में वो क्वालिफाई कर जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए, मतलब वॉकेब की वजह से नहीं रुकेंगे। इसमें आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। देखो, कॉम्प्रिहेंशन में एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा वो रहेगा कि रीडिंग पर फोकस करना है। यहाँ पर एक बुक मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर। ठीक है, बेटर एंड फास्टर, हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, ये बुक है, ये अच्छी बुक है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है ये। इस बुक को आप ले लेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, किस तरह के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, ये सारी आपको चीज़ें हो जाएंगी। सेल्फ स्टडी से ही होने वाला चीज़ है, क्लास वाला से इस पर ज़्यादा काम नहीं करती है, क्योंकि अल्टीमेट रीडिंग आपको करनी है। आप अपनी रीडिंग स्पीड भी चेक कर सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन की रीडिंग स्पीड जो होती है वो 200 वर्ड्स पर मिनट होती है, अंडरस्टैंडिंग के साथ, ध्यान रखना, समझ के साथ, ये नहीं कि पढ़ लिए समझे नहीं। लेकिन जो एक अच्छे स्टूडेंट होती है उसकी रीडिंग कहीं ना कहीं 400 होती है, और जो बहुत अच्छे होते हैं उनकी रीडिंग 700 होती है। तो आप किस कैटेगरी में देख लेना, आपकी रीडिंग स्पीड कम से कम 400 तो होनी ही चाहिए, 400 वर्ड्स पर मिनट आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए। आप इसको फास्ट कर सकते हो। याद रखना, मैं यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का सजेशन नहीं दूंगा, उससे बेहतर है, न्यूज़पेपर से बेहतर है आप ये वाली बुक पढ़ जाओ, क्योंकि इसमें ना हर टाइप के जो लिटरल या इन्फरेन या एनालिटिकल, ठीक है, जितने भी टाइप के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो सारे कॉम्प्रिहेंशन यहाँ मिल जाएंगे। फिर बैकग्राउंड की बात करें तो साइंस बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, लिटरेचर बैकग्राउंड, आर्ट बैकग्राउंड, जितने भी तरह के बैकग्राउंड से जो कॉम्प्रिहेंशन बनते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आप डायरेक्टली ऐसी कोई भी बुक, आप ये बुक लो या कोई भी बुक लो, आप ले करके और कॉम्प्रिहेंशन की डेली प्रैक्टिस कर लो। 5 कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली लगाने हैं। ठीक है, कितने लगाने हैं? 5 कॉम्प्रिहेंशन डेली लगाने हैं, और उसका सोल्यूशन देखना है, समझना है कैसे हुआ नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन देखनी है। ठीक है, तो ये आपको काम करेगा। अब ग्रामर की बात करते हैं, लास्ट में ग्रामर की बात करते हैं। यहाँ पर 2 कैटेगरी है, ये दोनों तो देखो सबको करना है। यहाँ पर उन बच्चों की बात करते हैं जिनका इंग्लिश मीडियम से जुड़े हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल PYQ देख के चले जाओ। ठीक है, केवल PYQ देख के चले जाओ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आपने इतना पढ़ा है ना, आपको पता चल जाता है, फील हो जाता है यार इसमें गलती होती है, यहाँ पर गलती है, पकड़ लेते हैं। तो मान लो 10 क्वेश्चन में 6-7 पकड़ लोगे ऐसे ही, 3-4 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, इससे अच्छा ये टाइम दूसरे सेक्शन में लगा देना। ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको, और चूंकि मेंस में भी करना ही है, इंग्लिश आगे भी करना ही है, तो मैं 2 बात सजेस्ट करूंगा। पहली बात कि आप अगर पॉसिबल हो तो फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की कोई भी बुक्स पढ़ जाओ, टेक्स्ट बुक पढ़ जाओ,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर के 10वीं तक की अगर आपने बुक्स पढ़ ली इंग्लिश की तो और ग्रामर की, तो आप समझो आपका ग्रामर का दुग्ध अंत हो जाएगा। और अगर आप नहीं पढ़, स्पेशली कहोगे किसका पढ़ना है, तो मैं कहूँगा ऑक्सफोर्ड का पढ़ लेना, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का, या फिर डीएवी पब्लिकेशन का भी बुक बहुत अच्छा होता है। तो डीएवी पब्लिकेशन या फिर ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, इन दोनों का ही आप जो ग्रामर की बुक है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन या फिर डीएवी पब्लिकेशन, इन दोनों का ही ग्रामर का बुक 1st से लेकर के 10th तक का बुक पढ़ जाओ। और पतली पतली बुक होती है, जल्दी फिनिश हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन मजा आ जाएगा आपको। आपका एक लॉन्ग टर्म का काम हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मतलब जो बार बार परेशान रहते हैं वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बुक पढ़ने की जरूरत है तो आपको अरिहंत पब्लिकेशन की जो इंग्लिश की बुक आती है, आपको इंग्लिश ग्रामर अरिहंत पब्लिकेशन की जो आती है वो भी हेल्पफुल रहेगी। एसपी बख्शी की जो आती है, जो उसके ऑथर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्पफुल रहेगी आपको। ठीक है, एक बार जब आपने ग्रामर कवर कर लिया तो आपको फिर से PYQ करना है, चाहे आप अच्छे बच्चे हो इंग्लिश में, चाहे वीक बच्चे हो, PYQ कंप्लीट कवर कर लीजिए। और थोड़ा सा कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके नोट्स वगैरह बना के रख लीजिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। ठीक है, तो मेरा फोकस इस पर कम रहेगा। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो इन दोनों पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ से स्कोर बन जाएंगे। इसमें से थोड़ा बहुत एक आध दो सही हो ही जाता है, और ज़्यादा के लिए फिर बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। तो ठीक है, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं तो सिर्फ PYQ देख के जाइए, और इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है आपका तो डेफिनेटली ग्रामर की कोई बुक या तो पढ़ लीजिए, या फिर आप 1st से लेकर के 10th तक की बुक पढ़ लीजिए। अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो 1 से लेकर के 10वीं तक की बुक पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं जीएस पे। देखो जीएस फिर से आपका आता है कि बैकग्राउंड है या नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है और अब आप एसएससी में उतर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जीएस अच्छा है, तो आपको आपका स्कोर कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। अगर आप नहीं पहले से ही आप सपोज करो जीएस में वीक है तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, तो डिपेंड करता है। अगर आप वीक हैं तो 25 आउट ऑफ 50 टारगेट कर सकते हैं, और अगर आप अच्छे हैं तो 40 आउट ऑफ 50 टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, 25 या 40 कुछ भी टारगेट कर सकते हैं, और ये होना ही चाहिए। आते हैं जीएस पे, बात करते हैं। जीएस को 3 पार्ट में हमने बांटा है, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। ये क्या है? देखो करंट अफेयर्स हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स एक स्टैटिक जीके और इकोनॉमिक्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ हेल्प करता है, एक स्टैटिक जीके और एक करंट अफेयर्स, सॉरी इकोनॉमिक्स, ये दोनों चीज, स्टैटिक जीके और इकोनॉमिक्स, ये दोनों ही ट्रैक डाउन होते हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर्स कोई भी टीचर, ऐसा टीचर हो जो स्टैटिक के साथ कंबाइन करके करंट अफेयर्स पढ़ाता हो, कोई भी टीचर, आप उसके सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। जो ध्यान रखेंगे लेकिन जो स्टैटिक से रिलेट करता हो। स्टैटिक से रिलेट करने का मेरा सेंस क्या है, जैसे कि सपोज करो किसी पार्क में कोई हाथी का डेथ हो गया, ठीक है, तो अब जब ये घटना अगर वो एलेबरेट कर रहा हो वो टीचर, जो कि हाँ इस पार्क में हाथी का डेथ हो गया, तो वो बताता हो वो पार्क कहाँ पर है, किस स्टेट में, उस स्टेट का सबसे बड़ा पार्क क्या है, वो पार्क फेमस क्यों है, उस स्टेट का वो पार्क क्यों, वहाँ का दूसरा खासियत क्या है, या फिर साथ में वो ये भी बताता हो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ का राज्यपाल कौन है। अगर किसी कंट्री की बात होती हो तो वहाँ की करेंसी की बात करता हो, वहाँ जोग्राफिकल लोकेशन की बात करता हो, वहाँ के समंदर या फिर ओशियंस की बात करता हो। तो इस तरह से अगर वो सॉरी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर कवर करता हो कोई भी टीचर, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वो हेल्प करेगा। आपको दिखेगा 1-2 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 25 में से लगभग 10 क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी वहीं से आता है। करंट अफेयर इकोनॉमिक्स से अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वही बजट से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्विस से क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई प्लानिंग लर्निंग है तो उससे क्वेश्चन आ जाएंगे, जो करंट अफेयर्स में सारा कवर हो जाता है। ठीक है, और आरबीआई के उससे आ जाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी से आ जाएंगे, तो ये सारा कहीं ना कहीं उसमें कवर हो जाता है, करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है। तो करंट अफेयर्स किसी भी एक अच्छे टीचर का पकड़ लीजिए, आधे घंटे का सेशन हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 चीज़ कवर हो जाएगा, करंट अफेयर्स, स्टैटिक और इको, ये 3 चीज़ आपको कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन इसी जगह से आपको इसी जगह से कवर हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपको इसी जगह से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। देखो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, ध्यान देना, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ोगे किस किस सब्जेक्ट की, तो आप हिस्ट्री की पढ़ोगे और ज्योग्राफी की पढ़ोगे, 2 सब्जेक्ट की ही पढ़नी है आपको बस।
2 सब्जेक्ट की पढ़नी है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ जाना, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कितनी बार पढ़ना है? कम से कम 3 बार पढ़ना है, ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो साइंस की जो एनसीईआरटी है वो 6 से लेकर के 10 तक ही पढ़ना है, 6 से लेकर के 10 तक ही पढ़ना है साइंस को, ठीक है। साइंस को 12 तक मत पढ़िएगा, नहीं तो मेडिकल का एग्जाम निकल जाएगा एसएससी की जगह पे। तो 6 से 10 तक आप साइंस पढ़ लेंगे, और पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे, ठीक है। पॉलिटी आप कहाँ से पढ़ लेंगे? पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे, ठीक है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ लेंगे। चलिए, तो ये 3 बात बताई। 6 से 12 तक का 2 बुक पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। 6 से 10 तक का आपको साइंस पढ़ना है, और लक्ष्मीकांत की बुक से पॉलिटी पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। तीनों बुक जो आपको मैंने बताया एनसीईआरटी 6 से 12, अगर देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और आपका साइंस, तो ये 3 बार पढ़ना, एटलीस्ट कम से कम 3 बार पढ़ने का टारगेट रखना, और वीकली बेसिस पर खत्म कर सकते हो इसको। ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी बहुत पतली पतली होती है, छठी वगैरह का एनसीईआरटी तो मैं एक दिन में कवर कर देता था, ठीक है। तो आप एक एक दिन में, 2 दिन में कवर कर सकते हो, इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको 3 बार आपको कवर करना है, 3 बार, 3 टाइम्स। अब आते हैं PYQ पर आते हैं। अब जब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाना। यूजुअल क्वेश्चन का एक नेचर होता है कि जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आजू बाजू से ही क्वेश्चन सेट होते हैं, ठीक है। तो जब आप आजू बाजू से ही सेट होते हैं तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आजू बाजू के क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए। फिर यहाँ से क्या करना, उन टॉपिक्स जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ना, उन टॉपिक्स को वापस आकर के अपने बुक्स में समझने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना, ताकि आपको कनेक्शंस क्लियर हो जाए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिस्ट भी बना लेना, थोड़ा शॉर्ट नोट्स भी बना लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, कि भाई ये बात नोट करके रख लो, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए, तो ये बात हो गई। अब इसी तरह से आते हैं रीजनिंग पे। ध्यान रखना है, रीजनिंग पे कोई क्लास की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग के बस एक काम करना, रीजनिंग में ना कुछ वीक टॉपिक्स आपके होंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेना। रीजनिंग में कुछ वीक टॉपिक्स होंगे बच्चे, जैसे पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग नहीं आता, कुछ लोगों को इमेज वाले एम्बेडेड फिगर में प्रॉब्लम होती है, या कुछ लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक में, क्लॉक में किसी को दिक्कत होती है, किसी कैलेंडर में दिक्कत होती है, कुछ ऐसे टॉपिक कर लेना। उसको ना, वो जो वीक टॉपिक है उसको YT पे कोई भी अच्छा टीचर जो बता रहा हो, जो एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दे रहा हो, उससे पढ़ लेना, ठीक है। व्यूज देख के मत पढ़ना, उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए पढ़ना, ठीक है। आपको वो टॉपिक कवर कर लेना है। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। आप अगर 30 जब टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका जो स्कोर है ना वो 30+ हो जाएगा। 30 अटेम्प्ट कर लोगे 30+ हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ 50 लिखा है, चलिए सेफ साइड में 50 कर देता हूँ, 30 नहीं करता हूँ। 50 टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे आपका स्कोर 30+ हो जाएगा। एनालिसिस साथ में देखना, आप जब 100 टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे ना तो आपका स्कोर जो है ना 45+ हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एक टेस्ट यार डेली देना है और एनालिसिस देख लेना, बस रीजनिंग में काम हो गया। और वो टॉपिक का क्लास देख लेना जो एकदम आपको नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, मतलब वो टॉपिक नहीं होता है क्यूब एंड आइस, मान लो बहुत इजी चीज़ है, 15 मिनट का काम है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं आता, तो बस वो टॉपिक आप देख लो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करो, ठीक है। चलिए, न्यू कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको कहूँगा, रीजनिंग में आप कुछ अच्छे लेवल के पजल्स और अच्छे लेवल्स के कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। आर्गुमेंट, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, डाटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन, ये टॉपिक ना आप, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा टेलीग्राम से आप ले लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपको बच्चे, न्यू कॉन्सेप्ट, इसमें फंसने के चांस है। हो सकता है यहाँ पर लेवल रीजनिंग का चेंज हो, तो आप थोड़े बैंक लेवल के क्वेश्चन जो क्लर्क के होते हैं ना, बैंक क्लर्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप जरूर सॉल्व करके जाना, ठीक है। बैंक क्लर्क के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है, चेंज हो सकता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो सेफ साइड बच के जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मॉक टेस्ट की बात करते हैं। देखो, मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। मॉक टेस्ट में एटलीस्ट डेली 3 घंटे आपको लगाने, 3 आवर्स, जिसमें 2 पार्ट में बता दूं मैं। 1 घंटा आपको टेस्ट देना है, 1 घंटा आपको टेस्ट देना है, और 2 आवर्स उसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है। 2 आवर्स क्या करनी है आपको, एनालिसिस करनी है, 2 घंटे एनालिसिस करनी है। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या सिलेबस कंप्लीट होने पे टेस्ट देना चाहिए। नहीं, सिलेबस कंप्लीट होते होते जो है ना लास्ट हो जाएगा, इसलिए सिलेबस कंप्लीट होने पे टेस्ट नहीं देना चाहिए। यूजुअल बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, इसीलिए फेल करते हैं। 90% जो फेलियर होता है ना, वो मॉक टेस्ट नहीं देने की वजह से फेल होते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देने की वजह से फेल होते हैं। तो आप उस 90% में आना अगर नहीं चाहते हैं तो डे 1 से मॉक टेस्ट दीजिए। अब मॉक टेस्ट में बहुत पॉइंट्स की बात है, ध्यान रखने की बात है। क्या मॉक टेस्ट किसका दें?
क्योंकि सामान्यतः जितने भी टेस्ट इंडस्ट्री है वो क्या करती है, क्वेश्चन उसने बहुत सारे बना लिए, सीधा उठाती है और डाल देती है, बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे, बिना सीक्वेंस देखे आपके सामने टेस्ट आ जाता है। जब आपके सामने बिना सोचे समझे टेस्ट आ जाता है तो आप फंस जाते हैं। कोई क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट होता है, आपको लगता है यार ये चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया, ये क्वेश्चन तो मेरे से नहीं होता, आप हो जाते हो डिमोरलाइज, आप हो जाते हो डिप्रेस। आपको ध्यान देना, ऐसे किसी भी कंपनी के टेस्ट को नहीं देना है जो आपसे इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है। रिलेवेंसी के हिसाब से जो आपको धीरे धीरे करके बड़े प्यार से टेस्ट का फ्लो बना कर देता है, ऐसे ही टेस्ट को देना है और कहीं से नहीं देना है। देखना है एक चीज और, जब भी टेस्ट आप देते हो तो आप ना एक जिस चैप्टर में, जिस भी टॉपिक में आपको रिवीजन की आवश्यकता है या जिस भी टॉपिक में आप कमजोर हो, उस टॉपिक को लिस्ट जरूर बना लिया करो, एनालिसिस के समय आप लिख के रख लिया करो, ताकि आप क्या करो, जाकर के जरूर जब भी रेफरेंस बुक जब भी पढ़ रहे हो तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि वहाँ पर मेरे से गलती हुई थी, वहाँ पर वो वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया था, वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट मैं मिस कर रहा हूँ, भूल गया हूँ, क्वेश्चन आया था मेरे से नहीं हुआ। तो ये चीज़ समझने के लिए भी टॉपिक में जरूर मतलब मेक श्योर ये कर लिया करो, ठीक है। रिवीजन के लिए भी इसको लिस्ट कर लिया करो ताकि उसको रिवाइज कर सके हम। अब ट्राई टू अवॉइड यूट्यूब मॉक टेस्ट। एक ना यूट्यूब पे मॉक टेस्ट होता है, इनफैक्ट मैं भी चलाऊंगा, ठीक है, इसको थोड़ा अवॉइड करें, इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का मॉक टेस्ट और जो रियल एग्जाम का मॉक टेस्ट होता है दोनों में डिफरेंस होता है। तो ट्राई कीजिए सिस्टम बेस्ड टेस्ट देने की, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूट्यूब मॉक से बचेंगे, ये आपको फालतू का टाइम बर्बाद कराता है। लेकिन हाँ, अगर R&D करके क्वेश्चन तैयार किया है मैंने, सपोज करो मैं बहुत सोच समझ के तैयार करके आपके पास लाता हूँ या कोई टीचर लाते हैं, तो फिर वो थोड़ा काम का हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मॉक टेस्ट अगर उसी तरह R&D से आपके सामने टेस्ट के फॉर्म में आ जाए तो ज़्यादा काम का है, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड दोज क्वेश्चन विच आर फ्रेम विदाउट एनालिसिस। हाँ बिल्कुल, टेस्ट में ध्यान रखेंगे, वो जो आपको फ्रस्ट्रेट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको छोड़ देंगे। आते हैं प्लानिंग के पार्ट पे। प्लान योर डे, कैसे प्लान करें। देखो अपने 24 घंटा होता है हमारे लाइफ में, 24 घंटा को 3 पार्ट में डिवाइड करने की बात मैंने करी है। पहला 8 घंटा, दूसरा 8 घंटा और तीसरा 8 घंटा। ये क्या होता है, 3 8 घंटे आपके पास। पहला 8 घंटा सोने के लिए, आप 8 घंटे सो, जितना मर्जी सो। स्लीपिंग कभी भी पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं होती है। यूजुअल बच्चे कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि सोने की वजह से उनका स्टडी नहीं होता। मेरा मानना है सोना कभी भी आपके पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता। दूसरा 8 घंटा जो है ना, पहला 8 घंटा सोने के लिए, स्लीपिंग के लिए, ठीक है। हालांकि मैंने ये सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह लिखा हुआ है। दूसरा 8 घंटा आपके सेल्फ हाइजीन के लिए है। सेल्फ हाइजीन के लिए आप खाना पीना खाओ, नहाओ धो, इसके लिए। लेकिन साथ में मॉक टेस्ट इसी में करना है। कोई भी यूट्यूब की क्लास इसी में लेनी है, या कोई भी ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, कुछ भी आप लेते हो वो 8 घंटा इसी के अंदर है। मतलब आपके सेल्फ हाइजीन के लिए भी है ये, ठीक है, ये सेल्फ हाइजीन के लिए भी है। और इस हाइजीन के साथ में बच्चे, इस हाइजीन के साथ में आपका कोई भी क्लास या YT पर दिया गया टाइम या मॉक टेस्ट, ये सभी के लिए ये है, ठीक है। मॉक टेस्ट इन सभी के लिए यही 8 घंटे आपके पास। तो मैं कहूँगा जैसे सेल्फ हाइजीन के लिए 2 से 3 घंटा लगता है, ठीक है, और क्लास उसके बाद आप ले सकते हो। मॉक टेस्ट देना ही है 3 घंटा, 1 आध 2 घंटे की क्लास ले सकते हो आप, इससे ज़्यादा क्लास नहीं ले सकते पर डे, ठीक है। 1 से 2 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं ले सकते पर डे। चलिए अब आते हैं 8 घंटा। ये किसी भी हाल में सेल्फ स्टडी होना चाहिए बच्चे, सेल्फ स्टडी होना चाहिए। याद रखिएगा जो हम पास करते हैं ना एग्जाम, वो 2 ही चीज से करते हैं, एक खुद से पढ़ने से और एक टेस्ट देने से। सेल्फ स्टडी और मॉक टेस्ट, यही 2 चीज सिलेक्शन दिलाती है और कुछ नहीं सिलेक्शन दिलाता है। सब बकवास है, ठीक है, सबका सब बकवास है। तो ये 2 चीज पर फोकस आपको करना है। सेल्फ स्टडी का पार्ट क्लियर है, 8 घंटे करना ही करना। आगे बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ना समझना पड़ेगा कि आपकी कमजोरी क्या है। व्हाट यू एट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वीक सब्जेक्ट्स, ठीक है, कमजोरी क्या है। दूसरी बात, वो तो आपने पहले बता दिया, 8 घंटे वाली बात आपको बता दिया। अब देखो 8 घंटा सेल्फ स्टडी है, होता क्या है ना, हमारी जो स्टडी की प्रायोरिटी होती है ना बच्चे, जो स्टडी की प्रायोरिटी होती है वो सबसे लास्ट में चली जाती है। हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ते हैं, मतलब सब काम कर लेंगे। जैसे कि ये ध्यान आएगा कि यार पिताजी से बात करनी है तो पहले पिताजी से बात कर लेंगे,
ध्यान आएगा कि यार वो सामान खरीद के लाना है तो पहले वो सामान भी खरीद के ले आएंगे, हर काम कर लेंगे हम। अपनी स्टडी की प्रायोरिटी लास्ट में सेट कर देते हैं। आपको क्या करना है, स्टडी की प्रायोरिटी पहले सेट कर देनी है, चाहे कुछ काम हो ना हो पहले पढ़ लेना है। और 8 घंटे सेल्फ स्टडी करना ही करना है, इससे मतलब हमें चूकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए 8 घंटा पढ़ना है। मतलब देखो, दो तरह के सर्कमस्टांसेस आपके पास आएंगे। एक सर्कमस्टांसेस आएंगे, आप हर सर्कमस्टांसेस में एक बात सोचो, क्या इसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ या अवॉइड कर सकती हूँ। कुछ भी ऐसा चीज आए, जैसे किसी का कॉल आ रहा है, आपको पिक कर रहा है, तो सबसे पहले अपने आप से पूछो, क्या ये कॉल छोड़ा जा सकता है। अगर जवाब आता है छोड़ा जा सकता है, ठीक है, तो आप कॉल छोड़ दो, नहीं पिक करो, ठीक है। मतलब जब तक कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसको अवॉइड करना नामुमकिन है, ठीक है, उस सिचुएशन में ही अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब करो। अदरवाइज अगर तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, मतलब तुम एकदम कह रहे हो ना बिल्कुल खराब चीज चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 घंटे का जो है ना, मैं 4 ग्राफ बनाया है, मैंने 4 सब्जेक्ट दिया है। 2.5 आवर्स वीक, 1.5 आवर ओके, 2.5 आवर फिर से वीक, और 1.5 आवर फिर से ओके, ठीक है। मतलब अगर आप किसी सब्जेक्ट में बुरे हो, मतलब बेकार हो, पहले उससे शुरुआत करो, फॉलोड बाय अच्छा सब्जेक्ट, फिर वीक सब्जेक्ट, फिर अच्छा सब्जेक्ट, ऐसे करके करते हैं, ठीक है। 2.5 घंटा देते हैं, 2 वीक सब्जेक्ट को 5 घंटा, और 1.5 घंटा देते हैं 2 एवरेज सब्जेक्ट को, तो 3 घंटा, तो 5 से 8 घंटे का ये कंप्लीट काम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको थोड़ा सा चेंज वेंज भी किया जा सकता है। चेंज वेंज किया जा सकता है अगर आपको लगता है नहीं इस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम थोड़ा लग रहा है और यहाँ 1 ही घंटा देने से काम हो रहा है। जैसे कि रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग मैंने कहा आप 1 या 2 टेस्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, 10 मिनट का टेस्ट होगा, 10 दूनी 20 मिनट या 30 मिनट, और आधे घंटे में एनालिसिस काफ़ी है, तो 1 घंटा में रीजनिंग हो सकता है। तो उसका जो आधा घंटा है वो कहीं आप वीक सब्जेक्ट में लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी पे, ठीक है। तो रीजनिंग का टाइम कहीं लगा दिया, या जीएस में आप पहले से अच्छे हो, जीएस में ज़्यादा जरूरत नहीं है तो जीएस का टाइम, या इंग्लिश में अच्छे हो तो इंग्लिश का टाइम, डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा अकॉर्डिंगली शेड्यूल किया जा सकता है। लेकिन मैं एक जनरल बात करूं तो 2.5 घंटा, मैं 2 वीक सब्जेक्ट को 2.5 घंटा और 2 अच्छे सब्जेक्ट को 1.5 घंटा दूंगा। और मैं शुरुआत करूंगा वीक सब्जेक्ट से। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, बच्चे आदत होती है, हमारी नेचर होती है, जिस सब्जेक्ट में हम अच्छे होते हैं वही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हैं, कभी नहीं ऐसा करना, कभी नहीं करना ऐसा। हम वीक सब्जेक्ट से शुरुआत करें, अच्छे सब्जेक्ट को बाद में पढ़े जब हम बोर हो रहे हो या जब हम परेशान हो रहे हो उस समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब है टाइम टू इवेल्युएट योर प्रायोरिटीज। यहाँ पर ना हम बात करते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज को कैसे सेट करें, कैसे आपकी प्रायोरिटीज को सेट करें, ये बहुत जरूरी है। देखो, अपने आप को ना 3 पॉइंट में कहूंगा, बी पैसिव, ठीक है, बी इगोइस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं, बी इग्नोरेंट। ये 3 आदत ना एक स्टूडेंट की आदत होती है, ये 3 गुण अपने में ले आओ अगर तुम चाहते हो पढ़ना, एक्चुअल में पढ़ना। 3 गुण अपने में ले आओ। ये 3 गुण क्या है, देखो बी पैसिव, देखो 2 तरह का नेचर है, एक्टिव और पैसिव। हर चीज में हम हिस्सा लेंगे तो एक्टिव कहलाएंगे, चीजों से थोड़ा अवॉइड करेंगे, दूर रहेंगे तो पैसिव कहलाएंगे। तो नेचर में ना चीजों से दूर रहना सीखो, ना कि हर चीज में घुसना सीखो, हर से इंक्वायरी करना सीखो, ये क्या है, वो क्या है, घर में ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। इस तरह का नेचर ना स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट क्योंकि उसको एक्चुअल में जो काम करना है वो पढ़ाई करनी है, तो बी पैसिव, वो थोड़ा सा पीछे रह, डाउन है तो ज्यादा अच्छा है। इगोइस्ट रहे, इगोइस्ट मतलब एक होता है ना हम किसी से भी अपने मन से बात करने लगते हैं, किसी के भी चीज में पड़ जाते हैं, नहीं, थोड़ा सा ईगो दिखाना जरूरी है। लोग आपको अगर कहे ना कि भाई ये इगोइस्ट है बंदा, तो समझ जाना कि सही है, आप सही ट्रैक पे हो। अगर आपको कहे कि यार ये लड़की तो इगोइस्ट है, मतलब आप सही ट्रैक पे हो, आप स्टूडेंट हो, सही स्टूडेंट हो। तो थोड़ा स्टूडेंट का नेचर इगोइस्ट वाला होना चाहिए, उसको ज़्यादा किसी से मतलब में नहीं पढ़ना चाहिए। इग्नोरेंट भी होना चाहिए। इग्नोरेंट मतलब बहुत ज़्यादा वही समाज, ये वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम है, हमारा किताब है, हमारा पढ़ाई करना है। तो ये 3 गुण होते हैं बच्चों, आपके ये तीनों गुण आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है। एक और बात कहूँगा, अपने थॉट को कंट्रोल करना सीख लो। अगर आप चाहते हो अच्छे स्टूडेंट बनना, ठीक है, तो अपने थॉट को ना कंट्रोल करना सीख लो, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लो। कैसे कंट्रोल करोगे अपने थॉट को, थोड़ा प्रैक्टिस करो, इस पर काम करो। अगर कुछ भी ऐसा थॉट आता है तो आप उसको रोको कि नहीं भाई, नहीं करना है ये काम, मुझे बचना है इससे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने थॉट पे कंट्रोल करना सीख लो, क्योंकि थॉट पे कंट्रोल करोगे तो आप ये पूरा प्लान कर पाओगे। अब आते हैं प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो देखो हम एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, 7 डेज प्लान, 14 डेज प्लान, ठीक है, और 21 डेज प्लान। इन 3 तरह का प्लान होता है। इस तीनों तरह के प्लान को अच्छे से देख लीजिए बच्चे। आप जब शुरुआत करेंगे पढ़ना
इगोइस्ट का मतलब होता है ईगो, ईगो मतलब नहीं समझते लोग, जिसको हिंदी में हालांकि वो होता नहीं है, घमंडी जिसको कहते हैं, ठीक है, एटीट्यूड जिसमें कहते हैं, एटीट्यूड है, हाई एटीट्यूड ऐसा, ठीक है। तो भाई 7 डेज, 14 डेज एंड 20 डेज की बात, 21 डेज की बात कर रहे थे। आप जो पहला प्लान बनाएंगे वो 7 दिन का बनाएंगे और एक्यूरेसी रखेंगे 90% कंप्लीट होना चाहिए। 7 दिन का प्लान 90% कंप्लीट होना चाहिए। पहले 7 दिन के प्लान को थोड़ा ढीला बनाएंगे, थोड़ा कम बनाएंगे, बहुत टाइट नहीं बनाएंगे। अगर आपका पढ़ने का आदत डेली 3 घंटा है और आज 10 घंटे का प्लान बना दिया तो पक्का है वो फेल होगा। 3 घंटा है ना, तो 4 घंटे से शुरुआत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटे से शुरुआत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा प्लान बनाइए 7 दिन का जो कि किसी भी हाल में फॉलो हो। फॉलो करना वाले पार्ट ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जब ये 90% फॉलो हो जाता हो तो 14 डेज का प्लान बनाइएगा और इसको भी कोशिश कीजिएगा 90 डेज फॉलो करें। और इसमें थोड़ा सा पहले से और मुश्किल कर दिया, मतलब अगर मेरी 3 घंटे अभी आदत है पढ़ने की, तो मैंने 5 घंटे का प्लान बनाया 7 दिन का, उसको फॉलो किया, फिर मैंने 8 घंटे का प्लान बना दिया पढ़ने का, ठीक है, 14 दिन बाद। तो डेफिनेटली 14 दिन उसको फॉलो कर पाएंगे आप। और उसके बाद आप अपना जो एकदम मास्टर प्लान है वो बना लीजिए 21 दिन के लिए, जो एकदम फुल फ्लेज आपको करना है, 10 घंटे 12 घंटे की स्टडी वो करना है, 21 दिन के लिए बना लीजिए। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपकी वो आदत बन जाएगी किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को जो है ना, ये आदत चाहिए। 7, 14 और 21 दिन अगर आप किसी भी चीज को फॉलो करते हो तो आप समझ लो वो आपके नेचर का पार्ट हो जाता है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप काम अच्छे से कीजिए। अब रहते हैं बात, हम कहते हैं यहाँ पर ऑलवेज थिंक व्हाट इज प्रायोरिटी सेट करने की बात कर ले, इगोइस्ट का लर्न ये कर ले। हाँ, यहाँ पर एक बात कहूँगा मैं, एक ना ऐसे करके एक कैलेंडर बना लीजिएगा, एक कैलेंडर बना लीजिएगा अपने पास और जरूर रख लीजिएगा, ठीक है, जरूर रख लीजिएगा 100 डेज का, ठीक है। इसमें भर लीजिएगा फर्स्ट डे जैसे होता है ना, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, डेट ही लिख लीजिएगा, डेट ही लिख लीजिएगा, ठीक है। सपोज करो आज से अगर लिखते हैं जैसे कि मान लो 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल, ऐसे करके 6, 7, 8, 9, 100 तक का एक कैलेंडर बना लीजिएगा 100 डेज का। और हर दिन रात को जब सुबह से शाम तक आप सारा कुछ कर लेते हैं, सोने जा रहे हैं, तो सोते समय ना अपने इनर कॉन्शियस से, एकदम जो अंतर की आत्मा होती है ना, उससे सोचिएगा कि आज का प्लान कितना सक्सेस हुआ। परसेंटेज वाइज देख लीजिएगा कि अगर 5 घंटे पढ़ना था तो आपने 4.5 घंटे पढ़ा या 3 घंटे पढ़ा, ठीक है। और एकदम जेन्युइनली रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों नहीं पढ़ा, अगर कम हुआ तो क्यों हुआ, कोशिश कीजिएगा। सपोज करो 6 तारीख है और 6 तारीख को मैंने 80% ही पढ़ाई कर ली, तो टारगेट 7 तारीख का होगा मेरा कि मैं थोड़ा आज जितना टारगेट, जितना हमने शेड्यूल किया उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़े, मतलब कोशिश करना है कि हाँ 120% पढ़ना है, ठीक है, अपने टारगेट से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। और वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है जिस प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं आप, बार बार आपका शेड्यूल मिस होता है, वो प्रॉब्लम आपको लिस्ट करना है, यहीं पे लिख देना है कि आज जो है ना सो गए, ठीक है, आज स्लीपिंग प्रॉब्लम हुई, ऐसे करके आज जो है ना रिलेटिव्स आ गए, यही सब प्रॉब्लम होती है ना, आज रिलेटिव्स आ गए, ठीक है। तो ऐसे करके ना जिस जिस जगह पे आपका, जिस जिस डे पे प्रॉब्लम हो, जिस जिस डे पे आपकी पढ़ाई नहीं हो रही हो, एक तो परसेंटेज लिखना है, और परसेंटेज बड़ा ध्यान से लिखना है कि ये मेरा प्लान था और आज मैंने इतना % कंप्लीट किया, तो आज इतना हुआ, और किस रीजन से मेरा प्लान आज का अच्छा नहीं गया वो लिखना, अगर अच्छा गया तो वो भी लिखना है, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि आपकी जो सबसे बड़ी हर्डल है, मुश्किल है, वो क्या है, और उससे आप अच्छी प्लानिंग कर पाओगे, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, ऑलवेज वर्क ऑन वीकनेस, ये लास्ट पॉइंट आपका होगा। ये वीकनेस क्या है भाई, देखो हम किस किस वजह से फेल होते हैं, किस किस वजह से फेल होते हैं, तो हम फेल होते हैं इरेगुलर स्टडीज की वजह से। कुछ लोग में ना, अधिकांश लोग भी आदत देखेंगे, वो 4 दिन पढ़ते हैं, 6 दिन नहीं पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, 5 दिन नहीं पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे फेल होते हैं पक्का। अगर आप ऐसे कैटेगरी में हो और अगर आप इसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो आप समझ लो कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का, ठीक है। फिर वही बात है, अल्टीमेट आप वहीं आने वाले हैं। तो आपको इरेगुलर स्टडी से बचना है, ये नहीं चाहिए, आपको रेगुलर स्टडी पे आना है। आप अगर डेली टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तब भी आप फेल करने वाले हो, ये पक्का है। आप देख रहे हो अगर आपका एवरेज 90% नहीं जा रहा है यहाँ पर वीकली, अगर आप देख रहे हो कि हर वीक मैं 90% नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप समझ लो फिर आप क्या होने वाले हो, फेल होने वाले हो। तो आपको 90% अपना टारगेट फॉलो करना है, ये पक्की बात है। आगे बढ़े, एक्सक्यूज फॉर स्टडी नहीं करना है, पढ़ाई के लिए बहाना नहीं बनाना है। दोस्त ने बुलाया उसके लिए बहाना बना लेते हैं, ठीक है, वो नहीं बनाएंगे हम। दोस्त ने बुलाया, अरे जाना जरूरी है, दोस्त की बात, उसने मेरा साथ इतना दिया, मैं कैसे नहीं उसका साथ दूंगी या दूंगा, फिर हम चले जाते हैं, फिर सारा काम खराब हो जाता है। नहीं, हमें उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, वहाँ एक्सक्यूज बनाना है, स्टडी को एक्सक्यूज नहीं देना है। आप ऐसे करें कि सक्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सक्यूज,
ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, सक्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सक्यूज। जितना आप ज्यादा एक्सक्यूज देंगे उतना सक्सेस के चांसेस कम होंगे। किसी भी एग्जाम को आप जब पढ़ाई तैयारी कर रहे हो और आप अगर पढ़ने में एक्सक्यूज दे रहे हैं, जितना एक्सक्यूज देते हैं कि आज इस वजह से नहीं पढ़े, आज दीदी की शादी थी, आज भाई बीमार था, आज ये था, आज वो एक्सक्यूज आपके लिए कितना भी जेन्युइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन नहीं होगा ये पक्का है, क्योंकि आपका एक्सक्यूज ज्यादा है तो सिलेक्शन का रेशियो कम हो जाएगा। तो एक्सक्यूज देना बंद कीजिए। दो चीजें होती है, दो गुण होते हैं हमारे अंदर, ये सबके अंदर है, हम सबकी प्रॉब्लम है। देखो हमारे पास जो है ना हम उसको इग्नोर करते हैं, और हमारे पास जो नहीं है हम उस पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। ये सबके मतलब इंक्लूडिंग मी, हम सब की गुण है, इस पर भी हमें काम करना चाहिए। जब हम स्टडी करते हैं ना ये खूब होता है, ठीक है। सपोज करो स्टडी में क्या होता है ना, हमारे पास एक बुक पढ़ी हुई है और हमारे पास एक बुक कोई नहीं है, तो हम क्या कोशिश करेंगे, यार पढ़ाई करना है तो नई बुक खरीद के पहले ले आते हैं फिर पढ़ाई करेंगे। तो जो है हमारे पास हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है हम उस पर फोकस कर रहे हैं, जो कि हमें लीड करता है फेल्यूर की तरफ। तो हम उस पर फोकस हमेशा करें जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारे पास है, और जो हमारे पास नहीं उस पर हम फोकस ना करें, ठीक है। क्लियर है बच्चे, वट यू हैव फोकस ऑन दैट, जो आपके पास है फोकस उस पर कीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए आप लोग ना वीडियो देखते हो, ये देख लो वो टीचर ने क्या बोल दिया, उसने उससे मोटिवेट हो जाते हो। यार कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होता, सब बकवास है, बुलशिट है। मोटिवेशन अंदर से आती है। अगर आप स्टूडेंट हो ना कोई रीजन होगा, इधर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, इधर आपका जो है ना माता पिता का जो थिंकिंग है वो बहुत हाई होगा, या फिर आपका जो है ना पीयर फैक्टर, आपके ग्रुप में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे, या आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई सिलेक्शन लिया होगा, ठीक है। कुछ ऐसे 5-6 रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से कोई पढ़ाई करता है, या आपको बचपन से ऐसी आदत दिलाई गई हो कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आपका मन नहीं लगता बिना पढ़े। तो ये सब कुछ इंटरनल मोटिवेशन होते हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट पढ़ता है। आप अपने आप में आइडेंटिफाई करो, ऐसा मोटिवेशन आपके पास होगा और वही रीजन होगा आपको पढ़ने का, ठीक है। तो कोई बाहरी मोटिवेशन, उसने कह दिया, ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया, बकवास है ये सब, टाइम खराब करने के लिए। ऑलवेज कीप स्टडी एट लास्ट, हमेशा पढ़ाई को बाद में रखते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, इसको एकदम छोड़ दीजिए, ऊपर ले आइए स्टडी सब्जेक्ट। और एक और जो आदत होती है, जिस सब्जेक्ट्स में आप अच्छे होते हो उसी को बार बार पढ़ते हो, उसी को बार बार पढ़ते हो, ये भी खराब बात है, ये भी बहुत ही बेकार बात है। तो इससे भी आपको बचना है, उस सब्जेक्ट्स को केवल नहीं पढ़ना है जो कि आप जिसमें वीक हो, ठीक है बच्चे। आपको सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने अच्छे से पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये पीडीएफ लेने के लिए कहाँ पर आ सकते हैं बच्चे, आप इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आ सकते हैं। साथ में एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये अनाउंसमेंट है बच्चे ऑफलाइन बैच को लेकर के, ठीक है। ऑफलाइन बैच सिस्टम 2023, चलिए एक छोटा सा कहाँ गया, चलिए मैं इसको ना ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ दिखा देता हूँ टेलीग्राम पे, तो ये वाला इसको लेकर के एक अनाउंसमेंट है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ये क्या है, इसमें जो है ना साथियों, मैं आप लोग के लिए बैच ला रहा हूँ, मैथ का बैच। अगर मैथ में आप वीक हैं, सीजीएल 2023 आपको टारगेट है, तो आपका स्कोर कैसे 50 हो जाए या 45 हो जाए, 45 प्लस पे टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए दोनों बैच ला रहा हूँ मैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच है, ध्यान रखेंगे। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच है, ये 6 तारीख से शुरू हो रहा है 9 बजे, ठीक है। जिनको ऑफलाइन पढ़ना है अगर आके पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है। मैथ में एक ही बार काम हो जाएगा, प्री और मेंस दोनों के लिए है ये बैच, ठीक है। इनफैक्ट इसके अदर एग्जाम्स, अगर आप CHSL दे रहे हो या कोई दूसरा एग्जाम्स दे रहे हो तो उसमें भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि उसमें काम नहीं आएगा, उसमें भी ये काम आएगा। तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं। अदर एग्जाम CDS, CSAT, बैंक की प्रिपरेशन करते हो, कुछ भी करते हो, मतलब मैथ अच्छा करना हो तो ऑफलाइन आके पढ़ सकते हो या ऑनलाइन घर से पढ़ सकते हो, दोनों ही तरह की चीज़ें अवेलेबल है। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है,
8505889933 इस पे आप कंसल्ट कर सकते हो, इस पे आप बात कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, ध्यान रखेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल है। कोशिश करेंगे अगर पढ़ना किसी को है एक्चुअल में ईमानदारी से तो ऑफलाइन पढ़ना चाहेंगे। और 6 अप्रैल से, ये किस डेट से, 6 अप्रैल 2023 से, ठीक है। लगभग 100 डेज में ही मैं फिनिश कर दूंगा इसको, ठीक है। 100 डेज में ही फिनिश कर दूंगा। थोड़ा बहुत जो मेंस का सिलेबस वो मेंस बाद में कर दूंगा, ठीक है भाई। ओटीपी नहीं ले रहा। ऑनलाइन में जो ऐप है बच्चे, अभी मैथ मेरे का वो ऐप सही नहीं है, ऐप अच्छे वाला आने वाला है 1-2 दिन में, तब मैं अनाउंस करूंगा। ये सेशन इसलिए रोका हुआ था कि ऐप आ जाता फिर मैं कर देता, ठीक है। फीस वगैरह आ जाओ यार, ज़्यादा फीस नहीं होगी, हल कमी होगी, बस काम चल जाए इतनी फीस होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चे, हम लोग इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। और रेगुलर क्लास आपकी 7:30 बजे कैलकुलेशन की हो गई है, 8 बजे से आपकी मैथ की क्लास आएगी। थोड़ा सा टाइम में फेरबदल है, लेकिन जो टाइम अब फिक्स हो रहा है वो फिक्स ही रहेगा आपके पेपर तक, कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि शाम का आईपीएल है तो शाम को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है क्लास, इसलिए क्लास को मॉर्निंग में ज़्यादा पिक कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मुझे उम्मीद है अगर आप, मैंने जो आज शेड्यूल बताया आपको फॉलो करेंगे तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। मॉक टेस्ट कहाँ से दे, देखो बच्चे अभी मॉक टेस्ट के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जितनी भी मॉक टेस्ट अभी चलती है ना, उसमें क्या होता है, वो आंख बंद करके क्वेश्चन दे देते हैं। भाई आंख बंद करके क्वेश्चन देने वाला मॉक टेस्ट मत करो, ठीक है। तुम लोग खुद R&D कर लो, मुझे बता देना, मैं चेक कर लूँगा। बट ऐसा कोई भी एग्जाम का करो जो रिलेवेंसी सेट करता हो, किसी भी कंपनी का करो, किसी का भी आप टेस्ट बुक का करो, आप ग्रेडअप का करो, ठीक है, आप किसी का भी टेस्ट करो, लेकिन आप इस तरह से जरूर करो कि जो रिलेवेंसी के साथ टेस्ट बनाता हो उसी का टेस्ट दो, ठीक है। आप वो समझ सकते हो। और यूट्यूब वाले टेस्ट से थोड़ा बचो। टेक केयर, बाय बाय, होप आप ऑल द बेस्ट। अगर इसको फॉलो करें और नहीं भी फॉलो करें तभी आपका रिजल्ट हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।